हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? अपना ख्याल रखना। ओके बच्चों, बिना काम के बाहर मत निकलना और अपने मम्मी पापा को भी बोलिए कि काम ना हो तो बाहर ना निकले। अभी कोरोना वायरस का संक्रमण इतना बढ़ गया है कि हमें सावचेत रहना चाहिए। ओके बच्चों, तो अपना भी ख्याल रखो और अपने घर वाले का भी ख्याल रखो। ओके बच्चों, और हम हिंदी में हमारा अभ्यासक्रम सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, मैंने आपको सारे चैप्टर समझा दिए हैं और असाइनमेंट में भी समझा दिए और हमने फिलअप भी कर दिए हैं। ओके, व्याकरण में मैंने आपको जब हमारी स्कूल शुरू हुई थी तब निबंध आपको लिखवाए थे। होली आई रे, फिर दूसरा स्वच्छता का महत्व और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये 3 निबंध मैंने आपको समझाया था और आपकी फेसबुक में मैंने लिखवाया था। ओके, और हमने कहानी भी लिखी थी, झूठ का फल और बालक की सूझबूझ। बराबर है, हमने 2 कहानियाँ भी लिखी थी। हमारे व्याकरण में एक पत्र और दूसरा जो गद्य समीक्षा जो परिच्छेद बोलते हैं, आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए होंगे। आपको उस पैराग्राफ में से उसका आंसर ढूंढकर लिखना होगा। ये 2 चीज़ हमें अभी समझनी बाकी है। तो चलो आज मैं आपको पत्र लेखन है वो समझाती हूँ। ओके, तो हमारी एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रही है। बराबर है बच्चों, तो आपको रिवीजन करना है। बराबर है, प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। हमारे व्याकरण में आज जो 2 है, गद्य समीक्षा और ये पत्र, वो 2 मैं आज आपको करवा दूँगी। फिर सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन करनी है और रीडिंग करना है। ओके बच्चों, तो चलो अब हम पत्र लेखन देखते हैं। पत्र लेखन, वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए मित्र को पत्र लिखिए। चलो हम देखते हैं। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे पहले दाईं ओर क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। पत्र लिखते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है, पत्र और दिनांक यानी कि डेट। पत्र लिखते समय सबसे ऊपर दाहिने कोने पर यानी कि इन द टॉप राइट कॉर्नर। बराबर है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये उसका पता और डेट दोनों यहाँ पे लिखा है। तो पत्र लिखने वाले का पता लिखिए। बराबर है, ऊपर दाहिनी ओर। उसके नीचे आपको तारीख लिखनी है। चलो तो अब हम देखते हैं। देखो यहाँ पे एड्रेस लिखा है, 9 विवेकानंद सोसाइटी, आजवा रोड, बड़ौदा। बराबर है, और है डेट यहाँ पे लिखी है 12 जून 2017। ओके, चलो तो अब हम देखते हैं पत्र कैसे उसकी शुरुआत करते हैं। तो कि संबोधन हमें गुजराती में भी आपने सीखा है। पहले संबोधन करना है, प्रिय मित्र नीरज, सप्रेम नमस्कार। बराबर है, उसको नमस्कार करते हुए पत्र की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक वृक्ष की डाली यानी कि शाखा काटते हुए तुम्हें चोट लग गई है। वृक्ष की टहनी काटने के बदले यदि तुमने एक वृक्ष लगाया होता तो सचमुच मुझे बड़ी खुशी होती। मित्र, वास्तव में आज हमारे देश में वृक्षारोपण की बड़ी आवश्यकता है। आप सब जानते हैं, अभी जो कोरोना वायरस का संक्रमण स्प्रेड हो रहा है, उसमें ज़्यादातर दर्दियों को ऑक्सीजन की ही तकलीफ होती है। बराबर है, आज वृक्ष होंगे तो हमें उसमें से ऑक्सीजन मिलेगा। बराबर है बच्चों, ये बात अभी समझ लेनी चाहिए। मैं तो ये बात कहना चाहती हूँ आप सबको कि आप सब एक वृक्ष ज़रूर और ज़रूर बोइए, ताकि हमारा फ्यूचर, आने वाला जो फ्यूचर है, उसको ऑक्सीजन की कोई भी दिक्कत ना हो।
ओके बच्चों, तो हमारे गुजराती में कहावत है, वृक्षो वावो अने वरसाद लावो। आप सभी जानते हैं वृक्ष है वो वर्षा बारिश में भी मदद करते हैं, बराबर। वृक्ष हमें कई तरह से मदद होते हैं। ओके बच्चों, तो के मित्र, वास्तव में आज हमारे देश में वृक्षारोपण की बड़ी आवश्यकता है। जहाँ हरियाली है वहीं खुशहाली है। वृक्षों के फलने फूलने से सुने स्थान भी सुंदर लगते हैं। आप देखते हैं जहाँ हरियाली होगी वो आपकी आँखों को इतना अच्छा लगेगा, हरियाली देखते ही आपको मन को शांति पहुँचती है, बराबर है बच्चों। तो वृक्षों के फलने फूलने से सुने स्थान भी सुंदर लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष वायुमंडल को शीतल और शुद्ध बनाते हैं। वृक्ष है वो हमें ऑक्सीजन देता है और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसे सोच लेता है, बराबर है, उसको ग्रहण कर लेता है ताकि हवा हमें शुद्ध मिले। शुद्ध हवा हमें स्वस्थता प्रदान करती है। वृक्ष से आकृष्ट होकर बादल वर्षा करते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है और पथिकों को शीतल छाया मिलती है। हम हमारे घर में पोट लगाते हैं, बराबर है, वो हम अपने घर में पोट लाते हैं और उसके ऊपर हम फूलदानी है, बराबर हो, तो उसके ऊपर हम वो गुलदस्ता ऐसा रखते हैं, फूल रखते हैं, बराबर है। तो हमारे घर की शोभा के लिए हम ये सब करते हैं, बराबर है। तो सड़कों की शोभा, असली शोभा तो असली वृक्षों है, बराबर है। आप सड़क पर जा रहे होते हो और वृक्ष होते हो तो आपको जो धूप लगती है तो आप उसके नीचे ठहर जाते हो ताकि आपको शीतल छाया मिले, बराबर है। और पथिकों को शीतल छाया मिलती है। देश में हरे भरे वृक्ष जितने अधिक होंगे, देशवासियों का जीवन भी उतना ही हरा भरा होगा। आशा है अपने शहर के वृक्षारोपण के कार्यक्रम में अब तुम पूरा सहयोग दोगे। तुम्हारा मित्र रोमिल, बराबर है बच्चों। तो मैं तो यही आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप सब वृक्षों संभालें और उसकी हिफाजत करें और उसकी केयर करोगे तो वो आपकी केयर करेगा। आज तो यही परिस्थिति है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। देखो बच्चों, अगर वृक्ष होगी, हरियाली होगी तो हमें ऑक्सीजन की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। तो हमें अपने फ्यूचर के लिए वृक्षारोपण करना होगा। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये पत्र मैंने आपको समझाया है। अभी आपको मैं एक दूसरा पत्र समझाती हूँ कि अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यानी कि प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, बराबर है। आपको स्कूल में कोई भी समस्या है तो उसके बारे में आपको प्रिंसिपल मैडम को पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया, आपको अपने शब्दों में लिखना है, बराबर है बच्चों। चलो बच्चों, हम देखते हैं, आपको अपने शब्दों में लिखना है। ओके, चलो। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय की सफाई के बारे में सुझाव दिए गए हैं। देखो, ये पत्र स्कूल की साफ सफाई के बारे में लिखना है। आपको कोई भी समस्या लिखनी है तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ओके बच्चों, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही दिया है। विषय तो कि विद्यालय की सफाई के बारे में कुछ सुझाव देने हेतु प्रार्थना पत्र। पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, बराबर है, यहाँ पे आपको ये लिखना है। फिर नीचे विषय लिखना है। अब पत्र की शुरुआत करते हैं। श्रीमती जी, निवेदन यह है कि मैं विद्यालय की 10वीं बी कक्षा का छात्र हूँ। आप लिख सकते हो कि निवेदन यह है कि मैं विद्यालय की 6वीं बी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान आप तो 6A है, बराबर हमारा क्लास। तो छात्रा हूँ, मैं आपका ध्यान विद्यालय में
गंदगी की तरफ दिलाते हुए उसकी सफाई के विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आशा है आप मेरे सुझाव पर सकारात्मक रूप से ध्यान देंगे। विद्यालय के सफाई कर्मी द्वारा उदासीन व लापरवाही पूर्ण तरीके से अपना कार्य करने के कारण इस समय विद्यालय में प्राप्त हर कमरे में कूड़ा कुरकट का पड़ा दिखाई दे जाता है। मैदान में भी कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसके कारण हवा चलती है। कूड़ा पूरे मैदान में, कमरों में व मैदान में फैल जाता है। अंततः मेरा सुझाव है कि अपने सफाई कर्मी को अपना कार्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करने को कहा जाए। कमरों व मैदान में एकत्र सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके ट्राली में डालकर किसी नियत स्थान पर भेजा जाए। इस कार्य में श्रमदान के लिए यदि आवश्यक हो तो हम छात्रों का भी सहयोग लिया जाए। यदि आप मेरे इन सुझावों को अन्यथा न लेते हुए इनको क्रियान्वित करेंगे तो निश्चय ही विद्यालय साफ सुथरा दिखाई देगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप अपना नाम लिख सकते हो। ओके बच्चों। और कक्षा छठी जो आप लिखना चाहते हो। ओके, तो आपको इस तरह से एक पत्र लिखना है। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखें, तो आप कोई भी समस्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में लिखना है, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं गद्य समीक्षा। जो परिच्छेद हम कहते हैं वह आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित गद्य खंड यानी कि परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बराबर है। तो आपको इस तरह से पैराग्राफ दिया गया होगा, उसके नीचे ऐसे क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर आपको यह पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना है। ओके बच्चों, चलो तो मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ। उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाता है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह स्नान करता है। तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करता है कि वह सदा उसका पथ प्रदर्शक रहे। देखो, उन्नति के पथ पर चलने वाला, आगे बढ़ने वाला बच्चा जो छात्र होता है वो प्रातःकाल यानी कि सुबह जल्दी उठ जाता है। सूर्योदय से पूर्व यानी कि सूर्योदय हो उसके पहले वो उठ जाता है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह स्नान करता है। सुबह हम जागते हैं, वॉशरूम होते हैं, फिर ब्रश करते हैं, बराबर है, फिर हम स्नान करने जाते हैं। तत्पश्चात उसके बाद हम स्नान करने के बाद भगवान से प्रार्थना करते, प्रे करते हैं कि वह सदा उसका पथ प्रदर्शक रहे, यानी कि उसको हर हमेशा उसके साथ रहे। पूजन के बाद व्यायाम करना उत्तम छात्र के लिए आवश्यक है। बराबर है। हम भगवान से प्रार्थना करके हम व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उत्तम छात्र के लिए आवश्यक है। इसके बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित नहीं हो सकता है। बराबर है। हमारा शरीर मजबूत बनाना है तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बराबर है। जिस मंदिर में सुंदरता न हो उसमें विराजमान होने वाली मूर्ति कभी सुंदर नहीं हो सकती। बराबर है। जिस मंदिर में सुंदरता न हो उसमें जो विराज हुए भगवान की मूर्ति है वो कभी सुंदर नहीं हो सकती। व्यायाम के बाद थोड़ा जलपान करना अत्यंत हितकारक होता है। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा पानी पीना हितावह होता है। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र भी देखना चाहिए। बराबर है। एक्सरसाइज करके हमें पानी पी लेना चाहिए। उसके बाद हमें न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए ताकि संसार, देश, नगर तथा पड़ोस की गतिविधियों के परिचय मिल जाए। बराबर है। न्यूज़ सुनने से और न्यूज़ पढ़ने से हमें सारे देश की, नगर की, संसार में जो घटनाएं घटती है उसके बारे में हमें जानने का मिलता है। बराबर, उससे हम परिचित होते हैं। इसका ज्ञान न होने से कभी कभी बड़ी हानि होती है। समाचार पठन के पश्चात विद्यार्थी अपने पाठ्य विषय का अध्ययन करता है, उस पर विचार तथा नवीन अभ्यास का प्रयत्न करता
हैं, ऐसा हमें एक पैराग्राफ दिया होगा। अब उसके नीचे हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे, प्रश्न दिए गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल में कब उठता है? स्नान करने के बाद उसे भगवान की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? छात्र के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक माना गया है? उपरोक्त गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। इसके आंसर यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, बराबर है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे इतना ही दिया गया होगा, बराबर है। ये पैराग्राफ दिए गए होंगे और एक क्वेश्चन दिए गए, उस पैराग्राफ में से ढूंढकर आपको आंसर लिखने हैं। ओके बच्चों, चलो। उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल सूर्य निकलने के पहले ही उठ जाता है, बराबर है बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन था, स्नान करने के बाद उसे भगवान की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? तो कि स्नान करने के बाद छात्र को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि भगवान हमेशा उसका पथ प्रदर्शक बने। क्वेश्चन नंबर 3, छात्र के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक माना गया है? तो कि छात्र के लिए व्यायाम करना आवश्यक माना गया है क्योंकि व्यायाम से शरीर ताकतवर, सुंदर और सुगठित बनता है। उपर्युक्त गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक, उत्तम छात्र के प्रातःकालीन प्रवृत्ति अथवा आदर्श विद्यार्थी। ओके बच्चों, समझ में आया? तो दूसरा मैं आपको समझाती हूँ, बराबर है। कोई भी एक आएगा। ओके, चलो। दूसरा है परिच्छेद, वो मैं आपको पढ़कर समझाती हूँ। मनुष्य तो मनुष्य ही है, पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं अपने उस देश को प्रेम करते हैं। हमें भी हमारा देश बहुत प्रिय होता है। हमारी जो जन्मभूमि होती है वो हमें अति प्रिय होती है, बराबर है। जंगल में पैदा हुए किसी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। देखो बच्चों, किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को हमें बंदी बनाने का कोई अधिकार नहीं होता है। अभी लोग अपने शौक के लिए कुत्ते पालते हैं, कोई बर्ड्स पालता है, बराबर है, विविध पशु पंखियों को पालता है। पर मेरा तो यही कहना कि उसकी आज़ादी हम क्यों छीने? हमें कोई पिंजरे में पूरे तो हमें कैसा लगेगा? इसी तरह वो भी एक जीव है, उसे भी आज़ाद होने का अधिकार है, उसे आज़ाद रहने दो। आपको वो प्रिय है तो आप जाओ, उसे दाना डालो, उसे खाना खिलाओ, वो सब बराबर है, पर उसको पिंजरे में, उसको बंदीवान मत बनाओ, बराबर है बच्चों। तो क्या कहते हैं कि जंगल में पैदा हुए किसी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो अपने जंगल का देश ही प्यारा लगता है, बराबर है। उसी तरह मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में बंद कर सब तरह का सुख पहुंचाना चाहे तो भी वह कदापि सुखी नहीं हो सकता, बराबर है। उसे उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में बंद कर सब तरह का सुख आप पहुंचाना चाहे तो भी वह खुश नहीं हो सकता। उसका देश खुला आकाश, पेड़ों की शाखाएं और घोंसला है। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड के कष्ट सहकर भी सुखी रह सकता है, बराबर है बच्चों। चलो उसके क्वेश्चन देखते हैं। पिंजड़े में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता? तो कि जंगली जानवर अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को बहुत प्रेम करता है। जब वह अपनी जन्मभूमि जंगल से दूर हो और पिंजरे में बंद हो तो सुखी नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, चलो दूसरा है पक्षी का देश कौन सा है? तो कि पक्षी का देश खुला आकाश, वृक्षों की शाखाएं और उसका घोंसला है। क्वेश्चन नंबर 3, इस गद्यखंड से हमें क्या सीख मिलती है? तो कि इस गद्यखंड से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति हमारे दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए, बराबर है। इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो जन्मभूमि के प्रति प्रेम। ओके बच्चों, तो हमारा जो पत्र लेखन है वो भी हो गया और ये परिच्छेद गद्यखंड जिसे बोलते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया, बराबर है।
अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको पत्र समझाया अभी और ये परिच्छेद जो आपको समझाया वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे राइटिंग करके लिखना है। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो अच्छे राइटिंग करके आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, तो अच्छी राइटिंग करना और आप उसे अच्छे से 2 बार रीड कर लेना। ओके बच्चों, तो मैं अपना वीडियो यहाँ पे पूरा करती हूँ। ओके, बाय बच्चों।